सुनिए, कल आप लोगों को हम बता दिए कहाँ तक, बताओ तो, याद है किसी को? बताइए, किसी को याद है? अपघटनकर्ता क्या है, चाहे अपघटन क्या है? सूक्ष्म जीव को अपघटन कहते हैं, जो अंतिम रूप से सबको खाता है, मरल जीव सड़ गलल, उसे बोलते हैं अपघटनकर्ता। ठीक है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं हिंदी में, समझे ना आप लोग? कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को? बाबू इसको थोड़ा सुधार दो इसे, ठीक है? अब ठीक है, आइए बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग मेरी बात को सुनिए। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बाबू आहार श्रृंखला, फूड चेन पढ़ते हैं। फूड चेन, कौन किसे खाता है उसे कहते हैं फूड चेन। कौन किसे खाता है उसे कहते हैं फूड चेन। ग्रास हॉपर किसको खाता है? ग्रास को खाता है। ग्रास हॉपर कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है? बाज खाता है। मेढक कौन खाता है? सांप खाता है। होगा कि नहीं होगा? मतलब कौन किसे खाएगा, एक लंबी जो श्रृंखला, जो चैन बन रही है, जैसे कार्बन 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 बन रहा था आप लोग केमिस्ट्री में, उसी प्रकार कौन किसे खाता है, जितना लंबा से लंबा एक चैन बना दो, क्या होगा श्रृंखला, राइट? तो फूड चेन उसे बोलते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो किसी परितंत्र में पदार्थों का एक पथीय प्रवाह। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग क्या है, क्या बाबू है? आहार इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। जब किसी परितंत्र के एक पथीय प्रवाह को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला कहते हैं, एक पथीय प्रवाह को कहते हैं आहार श्रृंखला। हम आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं कौन किसे खाता है, इसका मतलब ये हुआ कौन किसे खाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं, घास कौन खाता है बताइए? पहले किसको समझ में बताते हैं? घास के मैदान का आहार श्रृंखला किसका देख लेते हैं। पहला घास, एग्जाम्पल, घास के मैदान का आहार श्रृंखला। एक लंबी कतार को क्या कहेंगे? श्रृंखला, है ना? लंबी जो कतार बन रही है, जैसे सिर्फ बॉयज का है, क्या है? लंबी कतार है, जैसे कोई लाइन में है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, इसका पहला नंबर में लेते हैं घास के मैदान का। तो बताइए घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, टिड्डा कौन खाता है? टिड्डा, ठीक, इसे बोलते हैं ग्रास हॉपर। आगे बढ़ते हैं, टिड्डा को कौन खाता है? टिड्डा कौन खाता है? मेढक। कौन खाता है? अब मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? लिख देखा, बाज। बाज खा जाएगा, समझे ना आप लोग? ये क्या है? आप घास के मैदान का एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है, फूड चेन है। क्या है? फूड चेन, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। अब बताइए, जलीय पौधा को कौन खा सकता है? दूसरा जलीय पौधा, एक और लेते हैं, जलीय जो जल में उपस्थित होता है पौधा, उसे कौन खाता है? छोटी मछली। छोटी मछली कौन खाता है? बड़ी मछली। अब बड़ी मछली कौन खाता है? बगुला। ऐसी नहीं होता है चैन, मछली को बगुला, बगुला को कौन खा सकता है? मर जी, बगुला मर जाएगा तो कौन खाएगा? अपघटन करता, अपघटन सूक्ष्म जीव खाएगा, जीवाणु खाएगा, विषाणु, ये सब खा जैसा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बताइए, बताइए वन को कौन खाता है? वन को, पेड़ मतलब वन मतलब जंगल, जो जंगल का जो पेड़ पौधा उसे कौन खाता है? बताओ। पेड़ पौधे यानी वन कौन खाएगा? हिरन। हिरन क्या है? शाकाहारी, इसको कौन खाएगा? शेर खाएगा? शेर को जीवाणु बैक्टीरिया देते हैं अपघटन। अपघटन होगा, अपघटन मतलब अपघटन करता देते हैं। अपघटन मतलब सड़ जाना, गल जाना,
ठीक है। अपघटनकर्ता उससे कहते हैं जो सड़ा के खा जाएगा, अपघटनकर्ता। शेर को खा जाएगा मृत शरीर के इसके। तो ये है आपका कुछ ही एक फूड चेन है, एक फूड चेन, समझे, ये फूड चेन है। आगे बढ़ेंगे बाबू और हम लोग देखेंगे स्थलीय परितंत्र का, स्थलीय जो परितंत्र होता है उसका देखेंगे प्रवाह किस तरह से होता है, उसका जो पिरामिड होता है कैसा होता है। इसको याद कर लिया सिर्फ ना, नोट में हम लिख देते हैं। स्थलीय परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। समझ गए, कैसा होता है, सीधा होता है। सबसे सीधा कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, आ रहा है और बढ़ जाएगा। अब बताओ, सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, उत्पाद होगा। सबसे पहले नीचे ऊपर में होगा, देखो अपघटन करता, क्या होगा, अपघटन करता। उसके बाद क्या होगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे खाता है, उत्पाद को। उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटन करता। ये हो गया सीधा पिरामिड। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो अब देखिए स्थलीय में क्या होगा, स्थलीय में क्या होगा, सीधा होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। अस्थलीय सौ है, सौ से सीधा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्र में पारितंत्र का पिरामिड, ठीक है, कैसा होगा, उल्टा होगा। हाँ, उल्टा मतलब ये ऊपर क्या होगा, ये उल्टा है? उल्टा कहाँ बना है, ये क्या है, उल्टा है। परतंत्र का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। ओके, अब बताओ नीचे में क्या लिखें, अपघटन करता क्या लिखें, नहीं, ऊपर ही लिखाएगा हमेशा, अपघटन करता। फिर क्या होगा, भोक्ता। फिर क्या होगा, आपको ये देखना, मरुस्थलीय में उल्टा, स्थलीय में सीधा। स्थलीय में सीधा, मरुस्थलीय में पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। विशेष गहन गहन मतलब सोच नहीं लगाना इसमें, आपको ज़्यादा सोच लगे आप स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा। पिरामिड मरुस्थल में उल्टा होता है, स्थलीय में सीधा होता है, बस कॉमन एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं आपको जाल। क्या पढ़ते हैं, जाल श्रृंखला। क्या पढ़ लेते हैं, आहार जाल क्या है, चाहे जाल श्रृंखला, आहार जाल। जब देखिए, जब जब मतलब अलग अलग समूह के आहार श्रृंखला, अलग अलग समूह के आहार श्रृंखला जब एक ही जाल में बंधे होते हैं, एक ही जाल में बंध जाते हैं, उसे कहते हैं आपका आहार जाल, आहार जाल। जैसे आपको एग्जांपल है तो बुझाएगा आप लोग को। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारा अलग अलग हमने कैटेगरी बनाया, ठीक है, अलग अलग श्रृंखला बनाया, और जो अंतिम जो उसका पार्ट बन रहा है, उसको सब एक ही आदमी खा रहा है, कि सब जुड़ गया आपस में। समझ बात को हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने घास के मैदान के बना दिया एक, ठीक है, एक जलीय पौधा का बना दिया, अंतिम रूप से सबका हई हई आया ना, ये तीनों कहाँ है, इसका बगुला है, इसका तो इन तीनों के कोई ना कोई खाने वाला एक आदमी होगा, कोई ना कोई होगा। तो जो उसे खाएगा तो ये अब मिल गया, ये सब एक में जुड़ गया, ये तीनों भी जुड़ गया आपस में, जुड़ गया कि नहीं, क्योंकि तीनों कोई ना कोई खाने वाला है, तो ये बन जाएगा जाल आपका। मतलब ये अलग अलग लिखे, ये अलग पार्ट हो गया अभी अभी डेट में, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये तीनों का है अलग अलग है। जब इसको एक ही समूह में हम जोड़ देंगे ना सबको, तो ये जाल बन जाएगा। मतलब श्रृंखलाओं के, आहार श्रृंखला के समूह को, आहार श्रृंखला के समूह को क्या कहेंगे, आहार जाल, सिंपल एकदम। फूड वेब, इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। आहार श्रृंखला के समूह को क्या कहेंगे, आहार जाल। इसका जब से एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन देते हैं, आहार
जब कोई आहार श्रृंखला एक ही में जुड़ जाती है, एक ही में मिलकर आहार जाल कहते हैं। समझे आप लोग? आप लोग संक्षेप में लिख सकते हैं आहार जाल किसे कहते हैं। तो आहार श्रृंखला के समूह को आहार जाल कहते हैं। समूह कैसे बनेंगे? तो आहार जाल मतलब अलग अलग कैटेगरी बना लेंगे आहार जाल का, ठीक है। ऐसे सबको जोड़ देंगे के में, इन्हें का अंदर ही है, कॉमन लेना आपको कोई ना कोई, ताकि सबको खाने वाला कोई ना कोई एक हो, तब जुड़ जाएगा ये सब। जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको मिटा दें, उतारो बाबू, ध्यान दीजिए। आहार जाल समझ गए ना आप लोग? श्रृंखलाओं के समूह को आहार का बोलते हैं जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो एक पथीय प्रवाह, जिसमें मतलब एक से दूसरा कोई भोजन प्राप्त करता है, उससे कोई दूसरा तीसरा भोजन प्राप्त करता हो, मतलब ठीक है। तो वही क्या है? श्रृंखला है वो। और अलग अलग श्रृंखला को मिला दीजिएगा, बन जाएगा संजाल, मतलब जाल। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हम लेते हैं घास। क्या लेते हैं? घास। ये बताइए, घास को कौन खाता है? ग्रास होपर। अरे बाबू, कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है कि नहीं खाता है? ग्रास होपर मतलब टिड्डा, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा। अब आगे बढ़ते हैं। घास को और कौन खाता है? कौन खाता है? चूहा खाता है। बहुत बढ़िया। और बताइए, घास को और कौन खाता है? हिरन। अब बताओ, घास को ये भी खाता है, ये भी खाता है, ये भी खाता है, एक ही व्यक्ति खाता। अब बताइए, टिड्डा को खाने वाला कौन पैदा लिया है? मेढक। चूहा को खाने वाला कौन पैदा लिया है? सांप। हिरण को खाने वाला कौन लिया है? शेर चाहे बाघ। ओके। अब बताइए, मेढक को, सांप को, शेर को, तीनों के कौन खा सकता है मरने होने के बाद? बाज। आराम से खा सकता है बाज। हर दोनों का टांग ली, नहीं टांग लेगा? ये नहीं टांगा, मरेगा तो कहीं गिर गया तो बस मार देगा, ठोर से मार देगा, खा जाइए बाज। तो अब बताइए, देखिए, ये जुड़ा है तीनों से, ये जुड़ा है, मतलब ये अपने आप में देखो जुड़ गया है। घास कौन खाता है? ये खाता है। घास कौन खाता है? ये खाता है। ये इसको भी घास ये भी खाती है। इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, तीनों को बाज खाता है। जुड़ गया? कहीं जुड़ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का प्रवाह है। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान दीजिए बाबू, जो ये सब होता है आपका, ये अब श्रृंखला जो बढ़ रहे हैं आहार श्रृंखला, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है समझिए। ऊर्जा का प्रवाह, अच्छा कैसे होता होगा ऊर्जा का प्रवाह? अब बताइए, सबसे पहले क्या होगा? उत्पाद होगा। सबसे पहले सूर्य होगा, तब सूर्य से कौन लेता होगा भोजन? उत्पाद लेता होगा। उत्पाद से कौन लेता होगा भोजन? उपभोक्ता लेता होगा। लेता होगा कि नहीं? और उपभोक्ता से कौन लेता होगा? अपघटन करता, सूक्ष्म जीव वगैरह, जीवाणु, कीटाणु। देखिए, सूर्य का जो ऊर्जा का, ठीक लिखे थे ना, ऊर्जा का प्रवाह, ये क्या हो गया यार? समझ बाबू, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो कहिएगा सूर्य से, ये आपका मुख्य बिंदु है, सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा किसको मिलता है? उत्पाद को। उत्पाद से किसको मिलता है? उपभोक्ता को। उपभोक्ता से किसको मिलता है? अपघटनकर्ता। ऐसे मिलता है। तो अब बताइए, बोलेगा एग्जाम में आपसे, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में बोलेगा, बाबू क्या हो रहा है भाई? ऐसे क्यों हिल रहा है क्यों भाई? आपसे पूछेगा, बाबू रे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या कहिएगा? सूर्य। एग्जाम पूछेगा ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य नहीं तो हम जिंदा नहीं है।
सूर्य है तो पौधा है, पौधा है तो हिरण है, हिरण है तो बकरी है, बकरी है तो हम हैं। बस समझिए। अब बताइए, हम धान चावल गेहूं खाते हैं, जो भी खाते हैं, रोटी अनाज खाते हैं, बिना धूप के निकलेगा? होगा नहीं होगा। यानी पहले कौन है? भोजन सूरज है। बिना सूरज के आपका पौधा नहीं हो पाएगा, और उसी पौधा को हम खाते हैं, अर्जित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो मुख्य मेन स्रोत कौन है? सूरज है। तो एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज। एक नंबर कंफर्म हो गया। ये पूछेगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। हम देखते हैं भाई मेरे, ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सूर्य से कहाँ जाता है? उत्पाद में, उत्पाद से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटनकर्ता में। तो ऊर्जा का प्रवाह होता कितना कितना है? समस्या यहाँ पे ये है। ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, हम लिए कोई चीज, उत्पाद का लिया सूरज, तो इससे उसको कुछ ऊर्जा मिला होगा खाने से। इसका उत्पाद लिया होगा किससे? सॉरी, उपभोक्ता किससे लिया होगा? भोजन, उत्पाद से। तो इसको भी कुछ ना कुछ ऊर्जा मिला होगा। तो कितना कितना परसेंट जाता है ऊर्जा, यही मेन पढ़ना आपको। याद रखिए, सूर्य कुल ऊर्जा के, कुल एनर्जी के, जितना भी उसके पास एनर्जी, जितना उसके पास ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा का मात्र 1% देता है। किसको? पौधा को। तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी है, पूछता भी है हमेशा, है ना, कि सूर्य से जो पेड़ पौधे होते हैं कितना परसेंट ऊर्जा उपयोग करते हैं? तो कहिएगा 1%। कुल ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ 1% की कौन लेता है? पेड़ पौधों को मिलता है ना। सूर्य से 1%। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं। उसके बाद हम पथीय प्रवाह दिखा दे रहे हैं आप लोग को। पेड़ पौधे सूर्य के कुल ऊर्जा के मात्र 1% ही उपयोग करते हैं। ठीक है ना? अब देख ले क्या है, समझो बात को। पेड़ पौधे सूर्य के कुल ऊर्जा के मात्र 1% ही पहुंचती है। पेड़ के पास, पेड़ में कितना रहता है ऊर्जा सूर्य का? तो सूर्य का मात्र कितना परसेंट है? 1% ही जाता है सूर्य से। समझ गए आप लोग? तो अब आते हैं कहाँ, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो समझे ना, पेड़ पौधे कितने उपयोग कर पाते हैं? कितना परसेंट? 1% सूर्य से। माने उत्पाद कै परसेंट? 1% लेता है। हाँ, वही 1% क्या करता है? अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना लेता है। 1% से पूरा भोजन बना लेता है अपना, जीवित रहता है, लंबे समय तक जीवित रहता है। आपसे ज़्यादा उसका कार्यकाल कोनो कोनो का है। शीशम नहीं टिकता है, बहुत पुराना हो जाता है। आम नहीं है क्या आपको लगता है? यहाँ के आम जो था सब कट गया है। आम का पेड़ वो आज एक पुराना, बहुत पुराना था, 1-2 आदमी चला गया होगा, सोच लो। तो आपने ऐसे कहा दिमाग ले बाबू, दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ से सोचो। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पे हार्ट बीट मत लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ, ठीक है? दिल से सुनेगा तो धड़कन रुक जाएगी। देखिए, पेड़ पौधे में सूर्य की कुल ऊर्जा के मात्र 1% ही जाता है। पेड़ पौधे कुल सूरज में जितना ऊर्जा बा, ओकर कुल ऊर्जा कितना कितना परसेंट लेता है? 1%। एकदम रट्टा मारो, दिमाग में बैठा ले पूछेगा, ठीक है? अब बताइए, उपभोक्ता के, उपभोक्ता, अच्छा, पेड़ पौधा उत्पाद है जो स्वयं भोजन बनाता है, लेकिन भोजन किससे बनाता है? सूर्य से। तो आप उसको भी थोड़ा देख ले क्या मान लेते हैं? उपभोक्ता मान लेते हैं। उपभोक्ता मान ले भाई, वो भी दूसरे से निर्भर करता है। सूर्य तो बन में ना करी, आखिर है तो निर्भर ना भाई, सूर्य पे निर्भर है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है मानते हैं, बट वो भी उपभोक्ता है, लेकिन उत्पाद बोला जाता है उसको। तो वो भी किसे लेता है? सूरज से लेता है 1%। समझ गए? तो इसका जो खाएगा, जो इस पेड़ पौधे में जो ऊर्जा आ गया, उसको कोई ना कोई खाएगा, तो उसमें भी पेड़ पौधे का ऊर्जा जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रवाह को देखना है हम लोग को। तो आए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था लिंडमान, ठीक बा? लिंडेमान का नियम पढ़ते हैं हम लोग। अब बाबू, आप लोग ये हो गया ना एक नंबर है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। आगे बढ़ते हैं, लिंडेमान का नियम, इसको मिटा देते हैं बाबू, ये अब काम लायक नहीं है। समझे आप लोग सीख लिए होंगे, इसको बना नहीं लीजिएगा, छापना जरूरी है सब, छपंती ना, दिमाग से सोचो, दिमाग से कि क्या कर रहे हैं। लिंडेमान का नियम, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दें।
ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सूरज, सूरज से उत्पाद, उत्पाद से उपभोक्ता, उपभोक्ता से लास्ट में कहाँ जाएगा? अपघटन के पास ऊर्जा चला जाएगा। नहीं तो जीवित कैसे रहेगा? मर जाएगा। इसको उतार लीजिएगा ना आप लोग। अच्छा चलिए ना हम लोग देते हैं। चलिए, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है बताइए तो। पहले कौन लेता है? सूरज, सूरज है, सूरज से कौन लेगा? उत्पाद, उत्पाद से कौन लेगा? उपभोक्ता, उपभोक्ता से कौन लेगा? अपघटन लेगा ऊर्जा। ठीक है, ये है। अब बाकी तो दो पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को कि पेड़ पौधा 1% और सूरज मुख्य स्रोत है ना। चलिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब आते हैं लिंडेमान का नियम। देखिए, लिंडेमान का नियम क्या कहता है? लिंडेमान का नियम कहता है कि जो ऊर्जा का दर है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, रेशियो है जो जा रहा है, तो कुल ऊर्जा का मात्र केवल और केवल 10% ही जाता है अगला उत्पाद में, चाहे अगला उपभोक्ता में। जैसे घास को कौन खाता है? टिड्डा। कौन खाता है? टिड्डा। अरे खाता है कि नहीं? टिड्डा खाता है। तो घास को जब टिड्डा खाएगा तो घास में ऊर्जा होगा संचित, तो उसमें अपने आप में क्या परसेंट? 100%। तो घास में अगर ऊर्जा 100% है तो उसका मात्र कितना परसेंट लेगा वो? 10%। उसके कुल ऊर्जा का 10% ही उसके अगले स्तर तक पहुंचती है। यानी टिड्डा के पास कितना पहुंचेगा? 10%। अब टिड्डा के पास आ गया, टिड्डा के पास अपने आप में क्या परसेंट? 100%। फिर उसका 10% कौन लेगा? दूसरे के पास चलेगा। मतलब कुल ऊर्जा का कितना परसेंट जाता है? ऊर्जा प्रवाह होता है 10%। समझे? जितना ऊर्जा हमारा है, तो अगर हमारे से दूसरा लेगा तो उसके पास मेरा कुल ऊर्जा का कितना लेगा? वो 10%। यानी 100 है तो कितना लेगा? 10 रुपये लेगा ना। फिर उसका कुल ऊर्जा के अगला 10% लेगा। मतलब ऊर्जा का जो गति प्रवाह होती है 10% होती है। कुल ऊर्जा का कितना जाता है? 10%। ये कौन बोले थे? लिंडेमान कहे थे। और क्या बोले थे कि कीटनाशकों का प्रवाह जो होता है, कीटनाशक जो आप दवा छिड़कते हैं खेत में, खलिहान में, खरपतवार को खत्म करने के लिए, कीटनाशक मेडिसिन दवा जो रहता है आपका, तो ये जो होता है उसका 90% प्रभाव जाता है। जैसे कोई कीटनाशक कहीं खेत में छिड़क दिए, ठीक है, उसमें चला गया, डाल दिया कीटनाशक। अब क्या किया? उसको कोई ना कोई खा लिया। जैसे मान लो चूहा खा लिया, सपोज कीजिए, सांपे खा लिया, चाहे चूहा खा लिया। चूहा खाएगा तो जितना कीटनाशक हम छिड़के हैं, उसमें दवा छिड़के हैं, उसमें कितना भी हो वो अपने आप में क्या परसेंट है? 100% है। जो कीटनाशक है 100% है। तो अब जो कीटनाशक का प्रभाव जो दूसरा चीज़ खाएगा, तो कुल ऊर्जा का कीटनाशक का जो प्रभाव है 90% चला जाता है। यानी चूहा खाएगा तो क्या परसेंट जाएगा? उसमें ऊर्जा भले कम मिलता है, लेकिन उसको दवा जो कीटनाशक छिड़के हैं वो कितना परसेंट जाएगा? 90% चला जाएगा। अब चूहा आ गया, चूहा का कोई और चीज़ खाएगा तो उसमें चूहा में कुल उपस्थित कीटनाशक का कितना परसेंट जाएगा? उसका 90% जाएगा। यानी कीटनाशकों का जो प्रभाव है कितना परसेंट जाता है? एक स्तर से अगले स्तर में कितना परसेंट जाता है? 90%। लेकिन ऊर्जा का बन जाता है 10% जाता है। माने ऊर्जा हमारा चाहिए तो 10% मिली, लेकिन दवाई दूसरे तू खिले बड़ा तारा का हम खा लें, हमारा क्या परसेंट आई? 90% आई। तो हम जिएंगे? नहीं जिएंगे। ऊर्जा मिली 90%, क्या दिक्कत रहे? तो जो ऊर्जा मिल रहा है, ऊर्जा कितना मिलता है? 10%। बाकी 90% खर्च हो जाता है। कीटनाशक कितना मिलता है? 90% मिलता है ना, कीटनाशक का प्रभाव होता है ना। अब बाकी 10% खत्म होता है, नष्ट हो जाता है। तो आप समझे ना, लिंडेमान का नियम का बोले कि ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है कुल मात्रा का, लेकिन कीटनाशक का प्रवाह कितना होता है? 90% होता है कुल ऊर्जा, कुल कीटनाशक का। जितना भी कीटनाशक की मात्रा है परसेंटेज में है, तो उसका कितना परसेंट जाएगा? 90% चला जाएगा। तो अब बताइए, घास में हम कहीं खेत खलिहान में छिड़क दिए कीटनाशक, एल्ड्रीन छिड़क दिए, ठीक है, एल्ड्रीन खाएगा कौन? चूहा खाएगा। तो चूहा तो 90% चला गया, उसमें दवाई चला गया, तो मर जाएगा वो। तो दवाई 90% गया, 10% तो टिकता के ना भाई, जो 10% नहीं चलो सो लेम छानता बॉडी के बहुत ना, का समझ लो। तो वो ले लिया 90%। जब 90% ले तो मर जाएगा। उसको ना से उड़ के कौन आएगा? कबूतर आएगा, कौआ आएगा, चूहा खा लिया, खा लिया चूहा को। तो चूहा में जो कीटनाशक है उसका 90% किसमें चला जाएगा? कौआ में। कौआ खत्म। कौआ का खा लेगा कौन? जीवाणु विषाणु, वो भी खत्म, क्योंकि 90% प्रवाह हो रहा है ना। तो अब तो इस तरह से नहीं बात जिंदा रहेगा, नहीं कौआ, नहीं कोयल को जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए कीटनाशकों का जो खतरनाक कीटनाशक जैसे LD50 है, एक DDT है। DDT मलेरिया में काम करता है। DDT एक दवा होता है, कीटनाशक है। कीटनाशक मतलब दवा
जो डीडीटी है उसको बैन कर दिया गया था, बट 24-25 में लागू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो डीडीटी का है ना, मलेरिया का दवा है, समझ गए। उसके स्थान पर दूसरा कोई बना नहीं, तो आज तक अभी भी उपयोग होता है। इसका निर्यात भी होता है, अफ्रीका में जाता है यहाँ से, क्योंकि बहुत डिमांड है इसका डीडीटी का। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ डीडीटी कीटनाशक बनता है, कोई बनाता नहीं है डीडीटी, समझे। सबसे मतलब नंबर 1 पे है निर्यात में, मतलब उत्पादन की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे है डीडीटी। तो डीडीटी एक कीटनाशक है जो मलेरिया में भी काम करता है, समझ गए। इसका निर्यात कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। तो डीडीटी चल रहा है। LD50 बंद हो गया, LD50 वो बहुत खतरनाक है, वो कोई खा लेगा ना तो बस मर जाएगा LD50। तो हम लिखेंगे बाबू कुछ ही, क्या लिखेंगे। अब आइए लिंडेमान का नियम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक चरण से ना, एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का, है ना, कुल ऊर्जा का अगले स्तर तक देखिए, ऐसे नहीं लिखे, थोड़ा सा बना के, ऊर्जा का प्रवाह अगले स्तर तक कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही पहुंचता है, ठीक है। लेकिन कीटनाशकों का प्रभाव कीटनाशकों का प्रभाव 90% चला जाता है। लेते हैं, जिससे चूहे मर जाता है और चूहे को खाने वाला पंछी भी मर जाता है। ज़्यादा नहीं कितना है। अब देखिए कीटनाशक में क्या क्या आएगा, कीटनाशक में एक आएगा डी, लिख देते हैं। LD50 का हो गया है, LD50 बंद हो गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो। LD50 क्या है, बैन माने बंद है, ठीक है। एक और है दूसरा कीटनाशक, क्या है, DDT, ये भी क्या है, कीटनाशक है, दवा है, मलेरिया का है। मलेरिया में क्या करता है, ये चालू है, बस इतना। अब आगे बढ़ते हैं। 10% होता है, बताइए। देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, प्रवाह देखो संक्षेप में देखते हैं, ठीक है। अब बताओ बाबू रे, समझिए बात को। ये क्या है, सूरज है, आ रहा है, इसका कितना परसेंट लेता है बाबू, थोड़ा सा ऊपर कर दें इससे। 1% कौन लेता है, 1% कौन लेता है, पेड़ पौधा, उत्पाद लेते हैं, पौधा माने उत्पाद। अब बताइए इसका कै परसेंट चला जाता है, अगला में 10%। तो सपोज हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऊर्जा कैसे मात्रक, जूल, तो ऊर्जा जूल में जाता है ना। अच्छा, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि सूर्य से कौन लिया,
पेड़ पौधा लिया, कितना परसेंट? 1%। अब बताइए हमको, तो पेड़ पौधा में हम कह देते हैं कि 1000 जूल ले लिया। पेड़ पौधा के पास कितना जूल है? 1000 जूल एनर्जी है इसके पास, समझो। हम नहीं कह रहे हैं कि सूरज में 1000 है, ठीक है। 1000 का 1% कितना इसके पास? वो 1% लेगा, ठीक है। देखो 10% लेते हैं, इसके पास कितना जूल है ऊर्जा आ रहा है? 1000 जूल है किसके पास? 1% लिया किससे? सूरज से लिया, सन से। तो इसके पास कितना ऊर्जा जूल आ गया? 1000 जूल आ गया ऊर्जा। अब बताइए इसको कौन खाएगा? कौन खाएगा? बकरी खाएगी। तो बकरी में कै परसेंट जाएगा? 10% ही जाएगा। कितना जाएगा? 10%। तो 1000 जूल का 10% कितना होगा? 100 जूल। कितना होगा? तो इसके पास कितना जूल आ गया? ऊर्जा कितना है बकरी के पास? 100 जूल। बकरी कौन खाएगा? मानव खाएगा। कै परसेंट इसमें से जाएगा उसमें ऊर्जा? 10%। तो 100 जूल का कितना होगा उसके पास? 10 ना। मानव को कौन खाएगा? सूक्ष्म जीव, अपघटन, सूक्ष्म जीव। जीवाणु विषाणु तो अपघटन करता, खाएगा उसको। इसमें कितना परसेंट जाएगा बताओ? 10 जूल का 10% कितना होगा? 1 जूल होगा ना भाई। अब बात समझिए, कोई पेड़ पौधा है उसमें कितना जूल है ऊर्जा? हमने सूरज से उठा लिया, बस समझे, हम सूरज से उठा लिए। हमको पेड़ पौधा से लेना था, लेकिन आप लोग को शुरू से बता दिए, हम ऊपर से ऊपर बता दिए। कोई पेड़ पौधा से बताएगा, लेकिन हम सूरज से बताए हैं, ठीक है। सूरज में जितना भी ऊर्जा उसका मतलब नहीं है, मतलब कितना है इसके पास कितना है? 1000 जूल आया है। मतलब एक पेड़ है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में कै परसेंट? 1000 जूल है। तो ये अपने आप में कै परसेंट? 100% है कि नहीं है? तो इसका बताओ अथी में, किसमें? बकरी में ना। इसका बकरी में क्या परसेंट आएगा? 10%। देखो 1000 जूल का 10%, 10/100, 0.000 कितना बचा? 100 जूल। इसमें कितना आ गया? इसको कौन खाएगा? मानव खाएगा। कितना परसेंट आएगा? इसका कुल ऊर्जा का 10% आएगा। कुल ऊर्जा कितना है? 100 जूल। इसका 10% यानी 10/100, 1 2 3 कितना बचा? तो इसके पास कितना गया? 10 जूल। इसको कौन खाएगा? सूक्ष्म जीव अपघटन करता, अपघटित होकर मृत शरीर के। इसके पास कितना जाएगा? 10% तो कितना हो जाएगा? 1 जूल। यही तो प्रवाह है। देखिए देखिए कॉमन क्या है, आपको हम एग्जाम में आने लग ना टॉपर बनाने का तरीका बता रहे हैं। पहला कि सूरज से क्या परसेंट? 1%। रट्टा मारला, खत्म हो गया, यही पूछी, फालतू ना पूछी। और देखिए सूरज के बाद पेड़ पौधा लेगा, वही लेगा, उत्पादन लेता है 1%। जानवर तो लेगा नहीं 1%, उसको क्या मतलब है? पेड़ पौधा खा के जीवित रह जाएगा वो। तो 1%, बाकी उसको जो खाएगा उसका स्थानांतरण कितना होगा? 10% जाएगा अगले स्तर तक, ठीक है। 10%। तो एक है 1% सूरज से मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा सब में तो 10% जाएगा। इतिहाद हो गया 1%, 10% खत्म। मुख्य स्रोत कौन था? पहला स्रोत कौन था? सूरज। इसलिए जो पहला स्रोत उहे बात ओकरा कहल मेन उहे बा, ऊ ना रही था खत्म। मुख्य माने मेन, समझ गए ना आप लोग। इसके बाद हमने क्या देखा? लिंडमान का यही नियम है, ठीक है, कि किसका प्रभाव? ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है? 10%। लेकिन कीटनाशक का प्रभाव कितना होता है ना? कीटनाशक का 90% प्रभाव चला जाता है अगले स्तर तक। बस यही कहा था, दो बात, ये दो माइंड में है ना, कि ऊर्जा 10% जाला, लेकिन कीटनाशक 90% जाला, काम खत्म। वो बात में लिख दिया लिंडमान के नियम, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, अब खींचेंगे बाबू अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ पढ़ के खत्म कर देते हैं क्लास, ठीक है। उतारिए इसको, पहले उतारो, ध्यान दीजिए बाबू। हो गया ना, यहाँ तक उतर गया ना। अब पढ़ते हैं बाबू अपशिष्ट पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ समझिए बाबू रे, लड़का देखो ध्यान से। जो चीजें हमारे काम की नहीं होती, जिन्हें हम फेंक देते हैं, अर्थात अनावश्यक, आवश्यक नहीं अनावश्यक,
अनावश्यक पदार्थ को ही अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट, अपशिष्ट किसे कहते हैं? जो हमारे काम का नहीं है। जैसे बोतल में पानी पीजिए, बोतल किसी काम का नहीं, फेंक देते हैं आप लोग। प्लास्टिक में सामान लेके आते हैं, उसको फेंक देते हैं। सब्जी काटते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, हमारे काम का नहीं है तो फेंक देते हैं। तो वही सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। समझ गए ना? जो हमारे काम लायक नहीं वही क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ तो? सब्जी का छिलका, प्लास्टिक, बोतल इत्यादि, बहुत सारा हो जाएगा चीज, बहुत। ठीक है ना? चलिए, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोगों ने दो वर्गों में बांटा है। अपशिष्ट पदार्थ को कितने वर्गों में? अपशिष्ट, पहला है आपका जैव जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। दूसरा क्या होता है? अजैव। बाबू ध्यान दीजिए, अजैव, उधर देखो लड़का, अजैव निम्नीकरणीय या फिर जैव अनिम्नीकरणीय। समझे आप लोग? अजैव निम्नीकरणीय तो बल्कि यही बढ़िया हमको लगता है, अजैव निम्नीकरणीय। कौन गाना बजा रहा है भाई? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। कोई दिक्कत है? पहला जैव निम्नीकरणीय, वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीव से सड़ा के गला के उसको मिट्टी में मिल जाते हैं, वही होता है आपका कुछ ही जैव निम्नीकरणीय। जिसे बात समझिए, जिसे सूक्ष्म जीव सड़ा दे, गला दे, गलाने के बाद कहाँ मिला दे? मिट्टी में मिला दे, तो वही क्या आपका है? जैव निम्नीकरणीय। जिस जो अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में क्या हो जाए? मिल जाए। कैसे मिलता है? तो उसको सूक्ष्म जीव क्या करता है? सड़ाता है, गला के खा जाता है। समझ गए? खाता नहीं है, मतलब मिट्टी मिला देता है वो। ठीक है? तो सूक्ष्म जीव क्या करता है? उसको सड़ा देता है। जैसा बताइए, सब्जी का छिलका बिगी है जमीन के उधर, मिट्टी में बिगी है, वो रहेगा? नहीं रहेगा। वो मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ के गल के मिल जाएगी। अब यही प्लास्टिक भी दीजिए, चमकीली प्लास्टिक, वो सड़ जाएगा? भले मिट्टी में दब जाएगा, सड़ता नहीं है। देखिएगा कितना पुराना पुराना, जब निकालिएगा मट्टी खानिएगा ना, पुराना पुराना प्लास्टिक निकलता है, सड़ता नहीं है। तो अब बताइए, जो मिट्टी में मिल जाएगा वो क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ जो मिट्टी मिल गया वो क्या है? जैव। जो मिट्टी में नहीं मिला, अजैव। माने नहीं मिला। बस समझिए। तो इसका लिख देते हैं सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा आपसे, बाबू सब्जी कैसा है? जैव निम्नीकरणीय है कि अजैव है? जैव है कि अजैव है? क्या है? जैव है। प्लास्टिक क्या है? अजैव है। यही एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। तो इसका बताइए क्या लिखिए? जैसे में क्या लिख दें? कागज होगा कि नहीं होगा? और लिखेंगे, देखो तो यहाँ लिख दें पत्ता। और क्या हो सकता है? फल भी हो सकता है, सब्जी का छिलका भी हो सकता है, बहुत बढ़िया।
गोबर भी हो सकता है, मृत शरीर भी हो सकता है, मल मूत्र नहीं हो सकता है। इसको मतलब कि वही गोबर मल मूत्र है। गोबर क्या है? मल मूत्र है। तो गोबर भी क्या होता है? गोबर हमारे लिए खराब है, बिक दिए तो उसी रहेगा, बन जाएगा खाद, है वो खाद का काम कर देता है। और सूती कपड़ा हो सकता है, सूती कपड़ा, कपास हो सकता है, इत्यादि। अब नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है? ये सब का होगा पता है? क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। जो मिट्टी में मिल गया, जिसे हम मिट्टी में मिला देंगे वो क्या होगा? जय होगा। हाँ। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय वैसे अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट, वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो मिट्टी में नहीं मिलते हैं, अर्थात जिसे सूक्ष्म जीव सड़ा या गला नहीं सके, उसे क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। अपशिष्ट कहते हैं। अब बताइए, जैसे मैं क्या क्या लिखे आप सभी जानते हैं? बोतल, प्लास्टिक और शीशा, कीटनाशक होगा, दवा नहीं खत्म होता, कीटनाशक। और कुछ हो सकता है? इत्यादि, जो हमारे काम लायक नहीं है। लोहा हमारे काम लायक हो जाता है, समझ गई? कोई बिक लोहा हो, बेच के पैसा खा ली, और तलवार बन जी, चाकू बन जी। शीशा किसी काम लायक नहीं, कभी मतलब गिर गया, टूट गया, तब कहाँ लेके जाइएगा? बेचिएगा, बिक दीजिएगा कहीं ना कहीं ले जाके, वो नहीं गलता है। प्लास्टिक चमकीली जो होता है, फेंक दीजिएगा। बोतल फेंक देते हैं। तो ये सब पता है, ये सब गलता नहीं है, मिट्टी की उर्वरता को खराब कर देता है। मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है खराब कर देता है, इसलिए पौधा नहीं हो सकता है। मिट्टी के ये समझ लो, मिट्टी को ये प्रदूषित करता है। अजैव निम्नीकरण क्या करता है? मिट्टी को प्रदूषित करता है, इसलिए ये हानिकारक है हमारे लिए। इस पे बैन भी लगा था, लेकिन बात यहाँ पे ये था कि बताओ, आखिर हम किसी सामान को, प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको सुरक्षित तो रखेंगे उसी में। बात यहाँ पे ये है। ठीक है, हम दुकान में नहीं लेंगे इसे, आलू प्याज नहीं लेके आएंगे, सब्जी नहीं लेके आएंगे दुकान से, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो भी प्लास्टिक है। और जो चिप्स का थैला वो प्लास्टिक नहीं है, वो भी है प्लास्टिक। इसका मतलब हम जब थैला बंद कर रहे हैं प्लास्टिक का, तो हमको चिप्स का थैला भी बंद करना पड़ेगा, वो भी प्लास्टिक है। इसका डिमांड था, तो आप कैसे आप कर सकते हैं काम? क्योंकि हमको रखना है चिप्स को, और चिप्स तो तुरंत ये नहीं कि अभी प्रोडक्शन हुआ, बना और तुरंत बिक्री हो जाएगा उसका, ऐसा तो नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है बिचाने में पूरा। एक पे कोई माल बना तो डायरेक्ट नहीं एक दिन में कोई खरीद लेगा जी, बात समझिए। उसको सेफ रखने के लिए किस में रखा जाता है? प्लास्टिक में। जरूरी बन गया, नहीं तो इसको बैन लगा था, पूरा प्लास्टिक बंद हो गया था। लेकिन यही सब मेन जो प्रोडक्ट है, अब वैसे नहीं तो बिना चिप्स में नाइट्रोजन भरे बिना पैक किए नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो कारण बन गया, इसलिए ये भी नहीं बंद होगा, वो तो नहीं बंद होगा, ये भी नहीं बंद होगा। समझ गए आप लोग? ये कारण था। तो ये हो गया अजैव निम्नीकरणीय, ये हो गया जैव निम्नीकरणीय। जैव जो मिट्टी मिल जाए, अजैव जो नहीं मिले, खत्म। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको उतार लीजिए बाबू, हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट नहीं है, इसके आगे का आगे पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर तो ये खत्म हो जाएगा लगभग, कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, समझे? इसको उतारिए आप लोग।